आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित कहानियों की वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये एक प्रेम कहानी भी है, साथ में इसमें प्रेम के साथ त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि माना है। तो चलिए इसका हम सारांश जानते हैं, क्योंकि यदि आपको सारांश इसका पता रहा तो आप बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कहानी की स्टोरी लिख सकते हैं और जिससे आपको मार्क मिल जाएंगे और उसके साथ में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी, जिसके नायक है अरुण और जिसकी नायिका है मधुलिका। मधुलिका एक बहुत ही निम्न और गरीब परिवार की लड़की है, दिखने में सुंदर, सुशील, गुणवान, चरित्रवान लड़की है। अरुण जो एक राज्य का राजकुमार है, जो मधुलिका को देखते बराबर प्रेम कर लेता है, यानी देखते बराबर मोहित हो जाता है और वो उससे विवाह करने का प्रस्ताव भी रखता है। तो फिर क्या होता है कि जो मधुलिका है वो उसको मना कर देती है और उसके बाद में उसके मन में क्या भाव चलते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कहानी किस तरह से है, चलिए आगे इसका जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी कहानी है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी रखा है और जो आपको सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। राष्ट्र प्रेम के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, हमेशा राष्ट्र प्रेम के लिए तत्पर होना चाहिए और अपने निजी स्वार्थ को परे रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष कौशल के राज्य को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या पता है, कौशल के राजकुमार को या महाराज को एक दिन के लिए क्या बनना पड़ता है, कृषक बनना पड़ता है। कौशल देश के जो राजा है उसको हर साल प्रतिवर्ष क्या बनना पड़ता है, कृषक बनना पड़ता है और किसी किसान की भूमि को लेकर क्या करना पड़ता है, उसमें हल जोतना पड़ता है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, गांव भर में घूमते हैं और जिसका भी खेत उन्हें पसंद आता है वो उसको चौगुना मूल्य देकर उस खेत को खरीद लेते हैं। तो ये साल क्या होता है, जब राजा भ्रमण करते रहते हैं, खेतों को देखने जाते हैं, तब उन्हें मधुलिका का खेत बहुत पसंद आता है और मधुलिका को फिर बुलाया जाता है कि हमें इस खेत चाहिए, क्योंकि हमें उत्सव मनाना है और एक दिन का कृषक बनना है। तो मधुलिका बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे खेत का चुनाव किया गया है और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे खेत का चुनाव किया। तो वो क्या करती है, राजा को ऐसे ही बिना मूल्य के खेत दे देती है, परंतु राजा उसका खेत लेने को तैयार नहीं होता है और उसको बोलता है कि देखो, तुम्हें जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि फिर ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, राजा जो होता है वो राजा बड़े धूमधाम से सारे जितने भी हाथी घोड़े बाराती जितने भी जो भी है धूमधाम से बिल्कुल वो रथ यात्रा निकलती है। फिर बाद में मधुलिका के खेत में जाया जाता है, फिर मधुलिका के खेत में हवन यज्ञ बड़े धूमधाम से हो रहा है, सारे गांव के लोग आए हैं, बहुत सारे राजाओं को आमंत्रण किया है। तो वहीं पे एक और राजकुमार को आमंत्रण किया रहते हैं, वो रहते हैं अरुण राजकुमारों की लाइन में बैठे रहते हैं और ये उत्सव बड़े इससे ही चल रहा होता है, बड़े ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे से चला रहता है। और यहाँ पे जो राजा रहता है वो कृषक बनता है, जो राजा रहता है ना वो कृषक बनता है और वो हल को जोतने वाला रहता है। तभी मधुलिका को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि मधुलिका तुम राजा खेत जोतेंगे और आप बीज डालना। तो मधुलिका बड़ी ही सादगी से, जैसा वो जो उसका जो पहनावा है उस पहनावे में पहन के बड़ी ही सुंदर दिख रही है और राजा खेत जोतते हैं और मधुलिका बीच में बीज डालते हुए चलती है। तो अरुण देखते बराबर ही उस पर मोहित हो जाते हैं, उसकी सादगी पे, उसकी सुंदरता पे उसे मोह आ जाता है और वो उसको मन ही मन प्रेम करने लगते हैं। फिर जब ये उत्सव ख़त्म होता है तब वह अरुण उसके बारे में, मधुलिका के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं कि ये कहाँ की लड़की है, कैसी लड़की है। तो जो दूसरे सैनिक हैं वो बताते हैं कि ये जो मधुलिका है गाँव की बहुत ही भोली भाली सीधी सादी लड़की है, जो दिखने के साथ ही जिसका मन भी बहुत साफ है। तो इसको और उससे प्रेम हो जाता है अरुण को, और अरुण फिर क्या करता है, उससे वो मिलता है और उसे मिलते बराबर बोलता है कि मैं तुम पे मोहित हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी विवाह करना चाहता हूँ। तो
मधुलिका बोलती है, मधुलिका मना कर देती, कहाँ मैं दलिद्र में, कहाँ शूद्र जाति की और मैं निम्न जाति की, कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं, ऐसे करके उसको मना कर देती है। तो अरुण उस समय चले जाता है, पर कहीं ना कहीं अरुण के मन में वो उसके प्रति प्रेम रहता है, मोह रहता है और वो उसको मन ही मन प्रेम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मधुलिका अपने खेत देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है, पर राजा उसे एक खेत देते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी पर्णकुटी बनाकर रहती है और तीनों ऋतु, जो 3 ऋतु है, सर्दी गर्मी बरसात, वहाँ पर वो अपना पर्णकुटी में जो छोटी सी कुटिया वहाँ पे काटती है और जैसे भी गुजर बसर कर रही है। वो सोचती है, एक दिन अपनी पर्णकुटी में बैठ के सोच रही है कि कहीं मैं वो राजकुमार का प्रस्ताव मान लेती तो मैं भी राजकुमारी होती और मुझे इस तरह का जीवन जीना नहीं पड़ता। और अरुण भी कितना सुंदर राजकुमार है और ऐसे पति को प्राप्त करना ये मेरे सौभाग्य की बात है। पर कहीं ना कहीं मैं गरीब जाति की लड़की हूँ और ये मेरे भाग्य में है नहीं है, ऐसे करके वो सोचते रहती है। पर क्या होता है कि एक दिन 3 साल के बाद, जब ये बरसात का समय है, बारिश हो रही है, खूब पानी आ रहा है और मधुलिका अपनी झोपड़ी पे बैठी हुई है और इतनी बरसात हो रही है कि मधुलिका को अपनी झोपड़ी में बैठने की कोई भी एक सूखी जगह नहीं है। तो वो खिड़की के पास देखते हुए सोचते हुए कि काश ऐसा होता, तो यदि मैं उनकी राजकुमारी की बात मान लेती तो मैं भी आज राजकुमारी होती या महारानी होती, मेरी भी बहुत सारी दासियाँ होती और मुझे इस तरह का जीवन जीना नहीं पड़ता। ऐसे ही सोचते रहती है। तभी क्या होता है, और बरसात का समय है, बिजली भी चमक रही है, तो उसी समय क्या होता है, जो अरुण होता है वो अरुण आता है और घोड़े पे सवार है और बिजली भी गिर रही है, मैंने बताया बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। तो वो आता है और अब उसकी कुटिया को खटखटाता है। तब ये खोलती है, देखती है, क्या देखती है कि अरुण आए हैं। और अरुण बोलते हैं कि मैं मधुलिका, तुमने मुझे इसीलिए मना किया था ना कि मैं राजकुमार हूँ, अभी मैंने अपना राज छोड़ दिया है और मैं भी तुम्हारे समान ही हूँ। तो मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और अब हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं क्या। तो फिर मधुलिका तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि हाँ ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने अपनी ज़मीन दी थी उसके बाद मुझे कौशल नरेश ने एक थोड़ी सी ज़मीन दी थी, अब तो अरुण भी आ गया है, तो हम दोनों उस खेत में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और मैं एक सुंदर सुख भरी गृहस्थी जीवन बिताऊंगी, ऐसा सोचती है और सपने बुनने लगती है। तभी 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसे ये पता चलता है कि जो अरुण है वो राजद्रोही है और वो क्या करना चाहता है, इस राज्य पे हमला करना चाहता है और ये शत्रु के साथ में है। तब ये बात इसे पता चलती है, तब उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे पिता ने इस राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मैं अपने सुख के लिए दुश्मनों का साथ दूँ। तो फिर उसे बहुत बातें खटकती है। वो सुबह ही उठती है और राजा के पास जाती है और वो सारी अरुण की जो भी षड्यंत्र चल रहा है वो सारा चीज़ बता देती है। और बताने के बाद क्या होता है कि जो अरुण है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है और सारे समाज के सामने जहाँ उत्सव चलता है वहाँ पर उसे बंदी बना के लेकर आया जाता है। और राजा बोलते हैं कि देखो ये है राजद्रोही, ठीक है, अरुण राजद्रोही है और ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, तो इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। और जो मधुलिका है उसने इस षड्यंत्र को बताया है तो मधुलिका को इनाम देना चाहिए। तो वो बोलता है कि मधुलिका को इनाम दिया जाएगा और अरुण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तभी मधुलिका बोलती है कि महाराज मैं आपसे एक इनाम मांगना चाहती हूँ। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है ना, बताइए कौन सा इनाम चाहिए तुम्हें, जो बोलोगी वो देंगे। तो वो बोलती है मधुलिका कि आप मना तो नहीं करेंगे ना। तो वो बोलते नहीं मना करेंगे। तो वो बोलती है कि जिस तरह से आपने अरुण को मृत्यु दंड दिया है ना, उसी तरह मुझे भी इनाम के तौर पे मृत्यु दंड चाहिए। तो जो सारी सभा रहती है वो हतप्रत हो जाती है, अरे आश्चर्य की क्या मांग लिया इसने, ये मधुलिका इनाम के तौर पे क्यों मृत्यु दंड मांग रही है। तो तब बाद में वो बताती है कि देखो मैंने अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाया, राष्ट्र धर्म निभाया, क्योंकि अपने राष्ट्र को दूसरे शत्रुओं से बचाना ये मेरा राष्ट्र प्रेम है, ये मेरा देश प्रेम है, ये मेरी देशभक्ति है। किंतु अपने प्रेमी के साथ दगा करना ये कहीं का इंसाफ नहीं है और मैं अपने पति के साथ, या पति बोलो या प्रेमी बोलो, उसके साथ भी
निष्फल रहना चाहती हूँ, निस्वार्थ भाव से रहना चाहती हूँ, मैं उसका भी साथ देना चाहती हूँ। इसीलिए आपने जब उसे मृत्यु दंड दिया है तो मुझे भी इनाम में मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि मैं बेवफाई नहीं करना चाहती हूँ। मैंने एक हाथ से राष्ट्र धर्म की रक्षा की है और दूसरे हाथ से मैंने अपने प्रेमी की जान बचाने, प्रेमी के साथ जो जीवन सफ़र करने का सोचा था, अब उसके साथ मैं मृत्यु चाहती हूँ। ऐसे बोल के कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और जो मधुलिका है और अरुण दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। तो इस तरह से जो ये कहानी है जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, जो हमें ये बताती है कि राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होता है, निजी सुख बाद में। और ये कहानी उस समय लिखी गई थी जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, जिस समय राष्ट्र प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता थी और जो जितने भी साहित्यकार थे वो अपनी लेखनी के माध्यम से ये कार्य कर रहे थे कि सब में जितने भी भारतवासी हैं किसी न किसी माध्यम से उनके मन में क्या करना है, राष्ट्र प्रेम भलीभूत करना है या उनके इसमें डालना है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी है, ये PDF में दिया हुआ है, पर हमने क्या किया है, हमने अपने आपको शॉर्ट में समझाया है कि कहानी आपको यदि समझ में आएगी तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट में बताया है। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं कि पुरस्कार कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आप लिख दीजिए। पुरस्कार कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालो कि क्या विशेषता है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या विशेषता है कहानी की। जो विशेषता है कि इसमें वीरता के बारे में बताया, साहस के बारे में बताया है, निष्फल प्रेम के बारे में बताया है, राष्ट्रभक्ति के बारे में बताया है, क्योंकि मधुलिका क्या करती है, निस्वार्थ भाव है उसमें, और निस्वार्थ भाव से वो क्या करती है, अपना जो खेत है वो राजा को दे देती है। उसके बाद निस्वार्थ भाव से वो अपने प्रेमी का भी साथ देती है और अपने राष्ट्र का भी साथ देती है। तो इस कहानी की क्या विशेषता है उसको आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका के कई चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। कौशल्या का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था, है ना, कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था, तो एक दिन का राजा बनना पड़ता था, तो उसको आप संक्षेप में लिखो। राज्य के प्रतिदान ग्रहण न करने के उपरांत मधुलिका की जीवनचर्या में प्रकाश डालिए। मतलब वो जब राजा बोलते हैं कि मैं आपको 4 गुना मूल्य देने को तैयार हूँ, पर मधुलिका नहीं लेती है, तो उसके बाद में उसको किस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ठीक है, किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसको लिखना है। मधुलिका के प्राण और कर्तव्य बोध के द्वंद्व को संक्षेप में रेखांकित कीजिए। बताओ यहाँ पे आप मधुलिका के प्राण और कर्तव्य बोध, उसका क्या कर्तव्य था, ये दोनों में द्वंद्व चल रहा था ना, तो उसमें किस तरह से वो उसका चुनाव करती है और उसके मन में क्या क्या बातें आ रही थी कि किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस तरह की दुविधा थी, उन सब का वर्णन आपको इस प्रश्न के आधार पर करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें, क्योंकि ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना ही हमारा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।